प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हमने अपना 7वां पाठ भूरा पत्थर का पठन और व्याख्या आपको किया है और आज हम इस पाठ का पठन अभ्यास करें। तो पठन अभ्यास क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया। खासकर जो नए शब्द आए वो उनका उच्चारण आपको पता होना चाहिए। विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह का भी आपको पता होना चाहिए कि पढ़ते समय कहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करके अल्प विराम में कम देर रुकते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम में अधिक देर तक हम रुकते हैं, ये भी हम जानेंगे। और ख़ासकर जो संवाद है, जो पाठ के जो प्रश्न थे और संवाद को भी हम आज पढ़ेंगे। तो 2 बार मैं इसका पठन अभ्यास करूँगा। तो शुरुआत करते हैं अपना 7वां पाठ भूरा पत्थर। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपने ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से धकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे सरका दिया। फिर वह भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता था, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर अटका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देखकर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनकी स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बसती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। सुबह हुई। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुँचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिराकर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए बोले, देखो सुनंदा, देखो, ये तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? ये फॉसिल क्या होता है पिताजी?
सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितनी सुंदर रूप से अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर में दब गया हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की विज्ञान की अलमारी में रखी अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। तो हमने इसका पठन अभ्यास किया है। अब फिर दोबारा हम इसका पठन अभ्यास करेंगे। सब बच्चों की बुक खुली रहे, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे उनका ध्यान होना चाहिए। मैं इसका दूसरी बार पठन अभ्यास कर रहा हूँ, तो बिना बुक के कोई इसे ना सुने, बुक खोल लेनी है। तो 7वां पाठ है हमारा, भूरा पत्थर। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियाँ बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से धकेलती आ रही है। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे सरका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतनी समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देखकर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनका स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। सुबह हुई। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुँचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर ही फेंकने वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिराकर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी?
पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधे और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है, सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली, सुनंदा इसे सावधानीपूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी के विज्ञान की अलमारी में रखी अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का पठन अभ्यास। जैसा कि आपको पता है, आप इस पठन अभ्यास को 2 बार अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके इसे सुनेंगे तथा खुद इसका 2 बार आप पठन अभ्यास भी करेंगे। आपका गृह कार्य है। पठन अभ्यास करने से पहले आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो नए शब्द आए थे इसमें, फॉसिल और बहुत से नए शब्द इसमें आए हैं, पूर्णतः, स्पर्श, व्यस्त, दरकना, लक्ष्यहीन, तो इन्हें हमें बोलना भी आना चाहिए। और पठन अभ्यास हम कम से कम 2 बार करेंगे। खासकर ऑनलाइन कक्षा में ये हर बच्चे की बारी नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे 2 बार पहले आपको पठन अभ्यास मेरा सुनना है और उसके बाद आपको 2 बार पठन अभ्यास करना भी। अब हम चलते हैं पाठ के सार पर। सार या सारांश हम कह सकते हैं, समरी ऑफ द स्टोरी। तो सार भी बोलते हैं, सारांश। इस पाठ का सार हम बोलेंगे तो एक कहानी जो है, बुरा पत्थर, एक ऐसे पत्थर की कहानी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो बुरा पत्थर है ये फॉसिल है। फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवों का जो हम कहेंगे, जीवों का जो शेष भाग होता है, जीवाश्म, जीवों का जो शेष होता है उसे जीवाश्म कहा जाता है। तो जीव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई पशु हो, उससे जीवाश्म बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं इसका तरीका मैंने बताया है। ये चट्टान में सूखकर कठोर हो जाता है और इसमें पौधों का अवशेष हो सकता है या जीवों का अवशेष हो सकता है या उनका छाप भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ मिलेगा आपको। जब हम जीवाश्म की बात कर रहे हैं तो पौधों का अवशेष हो सकता है या फिर जीवों का, या फिर पौधे या जीवों में से किसी की छाप, वो भी जीवाश्म ही कहलाती है। तो लाखों वर्ष पहले के जीवों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। वे कैसे रहा करते थे, लाखों वर्ष पहले उनकी आकृति कैसी थी और आज के जीव से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा फर्न के पौधे का एक जीवाश्म था। फर्न आज भी पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक उसी से शोध करते हैं कि लाखों या करोड़ों वर्ष में उनमें कैसे कैसे उनमें बदलाव आया। हर जीवों में बदलाव आता ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये जीव का जो बदलाव जो होता है वे देख करके वैज्ञानिक जीवाश्मों की सहायता से, क्योंकि अब लाखों वर्ष पहले तो कोई ना कैमरा था, यहाँ तक कि मनुष्य भी करोड़ों वर्ष पहले नहीं थे जब डायनासोर घूमा करते थे। तो हम जीवाश्म की सहायता से उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये कहानी भी एक जीवाश्म की है, जिसका शायद ये पत्थर के रूप में ही होता है जीवाश्म, आपको पता ही है। और ये भूरे रंग का पत्थर था जो शायद किसी चट्टान से टूटा था और सड़क पे गिर गया था।
और इसे एक सुनंदा नाम की एक लड़की थी, वह उसे गोल पत्थर समझ करके अपने पैर की ठोकर से मारते मारते अपने घर तक ले आई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से लौटते समय बड़े आराम से घर आते हैं। और सुनंदा को भी वो पत्थर इतना पसंद आया या गोल था, तो उसने उसे गेंद की तरह ठोकर मारते मारते उसे अपने घर ले आई। यहाँ तक कि उसकी जो सहेलियाँ थीं वे बात करते करते वे आगे निकल आई और सुनंदा पीछे रह गई थी। उसे पत्थर दिखा और वह उसे धीरे धीरे करके अपने ठोकरों से अपने घर तक लाई। शायद उसने उसे गेंद की तरह प्रयोग किया था। गेंद तो नहीं था, पत्थर ही था, भूरे रंग का था। उसे आकर्षक लगा, उसने गेंद की तरह उसे खेला और घर तक ले आई। उसके बाद उसका लगाव था, उसने उसे दरवाजे के पीछे खिसका दिया और घर में चली गई। पत्थर भी पहली बार किसी घर में आया था। इससे पहले वो, हम कहेंगे, लाखों वर्ष से उसी चट्टान में कैद था जहाँ से वो टूट कर आया था। और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहाँ तक वो किसी घर में भी जा पाएगा। और वह इधर उधर घूमता रहा होगा। मेरे ख्याल से जब वो चट्टान से टूटा था, जैसे कि बताया कि वो लक्ष्यहीन था, उसका कोई लक्ष्य नहीं था और वो लक्ष्यहीन बन करके इधर उधर घूम रहा था। शायद सुनंदा की नज़र उस पर पड़ी और उसने उसे गेंद की तरह खेलते खेलते मजाक में ही अपने घर तक ले आई थी। और पहली बार पत्थर ने किसी घर का दरवाज़ा देखा था और तभी दरवाज़ा हवा के झोंके से हिलने लगा। और जैसा कि आप देखते हो, सुनंदा ने दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने उस पत्थर का उपयोग किया और उसको सहारा देकर दरवाजे के पीछे लगा दी। और वो पत्थर को भी बड़ी आश्चर्य और प्रसन्नता हो रही थी। यहाँ तक कि उसने ये भी बोला गया है कि दरवाजे से जो लोग निकल रहे थे और जा रहे थे उनको बड़े खुशी से देखा करता था। और जब दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो घर के अंदर ही आ गया और अपने आप को उसने पूरी तरह से सुरक्षित पाया, क्योंकि कहा जाता है घर जो होता है सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो अब घर के अंदर उसे अंदर बहुत सी वस्तुओं को देखने का मौका मिला, जैसे कि दीवार पर लगी घड़ी। तो भाई लाखों वर्ष पहले तो घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसके लिए वो नई चीज़ थी। सामने रखा सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते। वो चारों तरफ नई नई चीज़ों को देख रहा था, उसके लिए सारी चीज़ें नई थी। और जब रात हुई तो सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। अब अंधेरे में उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि घड़ी की टिक टिक। रात के समय घड़ी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। अब कमरे में अंधेरा था इस समय, तो आवाज़ वो सुन पा रहा था। उसके अलावा किसकी आवाज़ सुन पा रहा था? चूहों की भगदड़। घर में शायद कुछ चूहे थे जो दौड़ लगा रहे थे, तो उनकी आवाज़ भी वो पत्थर सुन पा रहा था। और इसके बाद थी सुनंदा की बजती हुई नाक। घर में सुनंदा की बजती हुई नाक की भी आवाज़ आ रही थी। और वो पत्थर के लिए वो सब कुछ नया था। ये आवाज़ें जी थी, ये सब नई थी। वो शायद घबरा भी गया और फिर खूंटी से लटका सुगंधा का दुपट्टा नीचे गिरा और वो पत्थर ढक गया। सुबह हुई, सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए और सुनंदा अपना दुपट्टा ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आई। फिर उसने देखा कि इसका दुपट्टा नीचे पड़ा है। उसने उसे उठा लिया। उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर को एक ठोकर मार दी। पत्थर दरवाजे के पास तक पहुंच गया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। उन्होंने पत्थर को उठाया, शायद वे फेंक देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी के पैर में उस पत्थर से चोट लग जाए, कोई फिसल जाए या गिर जाए। लेकिन जैसे ही वो फेंकने वाले थे, उन्होंने कुछ सोचकर जरा रुक गए। पत्थर को उन्होंने घुमा फिरा कर ध्यान से देखा। फिर सुनंदा को बुलाकर हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा को भी समझ नहीं आया कि पिताजी आज
सुबह मुझसे हथौड़ी क्यों मांग रहे? वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। पिताजी ने हथौड़ी से पत्थर पर, भूरे पत्थर पर वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूट गया। दरका क्रैक पड़ने को कहा जाता है, जिसमें पहले निशान पड़ जाता है, उसके बाद वहीं से निशान से ही पत्थर टूटता है। सुगंधा ने उत्सुकता से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। पिता क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने जो समझा था वो वही निकला, और वह लगभग चिल्लाते हुए बोले, देखो सुनंदा, यह तो एक फॉसिल है। अब सुनंदा को फॉसिल का पता नहीं था कि ये फॉसिल क्या होता है। उसे आश्चर्य हुआ कि ये फॉसिल क्या होता है। उसने तो उसे साधारण पत्थर समझा था। तो पिता ने उसे बताया कि जो चट्टान में जो पौधे या जीवों का जो अवशेष सूख करके कठोर हो जाता है, उसे हम फॉसिल कहते हैं। तो पौधे भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, या उनके छाप, ये सब फॉसिल के ही रूप होते हैं। और फॉसिल की सहायता से हम लाखों वर्ष पहले के जीवों के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका फ़ायदा होता है। और सुगंधा जिसे भूरा पत्थर समझ करके घर में ले आई थी, जिसे वो ठोकरों से अपने खेल रही थी, वो एक बहुत ही सुंदर फॉसिल था फर्न के पौधे का। फर्न उसमें अपनी शाखाओं के साथ था और बड़े सुंदर रूप में अंकित था। कभी कभी फॉसिल ढंग से संरक्षित नहीं होते, लेकिन ये जो फॉसिल था काफ़ी ढंग से संरक्षित था। पौधों का आकार काफ़ी, पत्तों का शाखाओं के साथ बहुत अच्छा आकार था। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हम कहेंगे कि सुनंदा को लगा कि ये जो पौधा है लाखों वर्ष पुराना नहीं है। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर आकृति वाला पौधा ये लाखों वर्ष पहले ये कभी रहा होगा, क्योंकि अब तो ये फॉसिल का रूप धारण कर चुका था। उसके बाद पिताजी ने सुनंदा को उस भूरे पत्थर को अपने विज्ञान की अलमारी में रखने के लिए कह दिया, क्योंकि अब वो एक साधारण पत्थर नहीं था, अब वो फॉसिल था। और जब भी सुनंदा के घर में कोई मेहमान आते थे तो उसके वैज्ञानिक पिता लोगों को अपना फॉसिल दिखाया करते थे, और अतिथि भी उस फॉसिल को देखकर खुश हो जाते थे। और जो फॉसिल था वो भी हम कहेंगे अपनी प्रशंसा सुनकर फूला न समा था। फॉसिल को भी काफ़ी प्रसन्नता होती थी कि अब वो कोई ख़ास चीज़ है, जिसका स्थान अलमारी में मिला हुआ है, और घर में आए मेहमानों को भी उसे दिखाया जाता। तो शुरुआत करेंगे। तो ये था हमारा सार। अब हम लिखेंगे अपने शब्दार्थ और मुहावरे। तो इस पाठ में मात्र एक ही मुहावरा आया है, जो फूला ना समाना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। बाकी हैं सब शब्दार्थ। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसे आप नोटबुक में लिखेंगे। तो आज का आपका काम क्या है, इधर मैं आपको गृह कार्य भी लिख करके ही बता देता हूँ। आपका सुलेख लेखन गृह कार्य में लिख देता हूँ। गृह कार्य आपका होमवर्क, पहले लिखित में आपको पहला काम करना है 2 पेज सुलेख लेखन। 2 पेज सुलेख लेखन। ये है सुलेख की कॉपी में, सुलेख की कॉपी में करेंगे, सुलेख की कॉपी में, और 1 पेज सुलेख लेखन। ये होगी हमारी क्लास वर्क कॉपी में। उसके बाद
ये हमारा दूसरा। तीसरा है एक चित्र, पाठ से संबंधित, पाठ से संबंधित एक चित्र, एक चित्र व रंग भरो। और आज मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे भी लिखाऊंगा, ये भी लिख देता हूं। शब्दार्थ और मुहावरा और मुहावरे, ये तो हमारा लिखित का हो गया। अब मौखिक, मौखिक मौखिक में आपको करना है पठन अभ्यास, पाठ का 2 बार पठन अभ्यास, दो बार पठन अभ्यास हम करेंगे 2 बार। और सार को अपने शब्दों में, पाठ का जो सार है, सार अपने शब्दों में, अपने शब्दों में ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में सुनाएंगे। तो ये हमारा गृह कार्य हो गया है। इसे आपको 2-3 दिन में कर लेना है। सुलेख लेखन, 2 पेज सुलेख की नोटबुक में, 1 पेज क्लासवर्क कॉपी में, पाठ से संबंधित एक चित्र बनाएंगे और रंग भरेंगे, शब्दार्थ और मुहावरे लिखेंगे नोटबुक में। और मौखिक है, पाठ का पठन अभ्यास करेंगे 2 बार वीडियो देखने के बाद। सार को अपने शब्दों में ऑनलाइन कक्षा में बताएंगे। तो सार बताते समय अपनी बुक बंद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ, शब्दार्थ पहला है हमारा भाग्य। भाग्य, किस्मत, किस्मत। जैसा कि कहा गया है भाग्य, पाठ के अनुसार इसका पहले अर्थ बताया गया। किस्मत होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि किस्मत से हमें माँ बाप मिले हैं, अच्छे माँ बाप मिले हैं, हम ऐसे बताया करते हैं। अगर किसी को अपने भाग्य के बारे में बताया जाए तो इस जो भूरा फॉसिल था, ये भूरा पत्थर जो फॉसिल था हमारा, उसे अपने भाग्य पर हम कहेंगे, उसे अपने भाग्य पर काफ़ी घमंड हो रहा था, क्योंकि और विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो किसी एक चट्टान में बंद था। और कितने सालों से बंद था? लाखों साल से वह बंद था। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना भाग्यशाली है कि किसी दिन वह चट्टान से टूट के गिरा था तो सड़कों पे कभी घुमा करता था, कभी झाड़ियों में पड़ा रहता था। तो लाखों साल के बाद जब बंद हुआ और वो खुला भी, चट्टान से निकला, तो इधर उधर ठोकरें खाता रहा। लेकिन एक दिन सुनंदा की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे घर ले आई। तो उसे इंसानी घर देखने का मौका मिला, उसी नई नई चीज़ों को जानने का मौका मिला। तो इसीलिए उसे हम कहेंगे, उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होना, मतलब उसे उसका भाग्य बहुत ही अच्छा था, जिस कारण से वह किसी घर में आया और उन्होंने उसे संभाल करके अलमारी में रख लिया। तो इस कारण से इसका है भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। दूसरा है लक्ष्यहीन, बिना लक्ष्य के।
लक्ष्यहीन का क्या अर्थ होता है? बिना लक्ष्य के। और ये फॉसिल भी लक्ष्यहीन होकर के इधर उधर ठोकरें खा रहा। लक्ष्यहीन वह होता है जिसका कि कोई लक्ष्य ना हो। वह टूट के निकला तो था चट्टान से, लेकिन उसे कहाँ जाना है खुद उसे नहीं पता था। वह दूसरों के भरोसा था, एक तरह से कहा जाए ऐसी चीज़ को, लक्ष्यहीन था। तो बच्चों, इसको हम कल भी जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।